नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं करण सांगवान के नाम से। लीगल पाठशाला 10 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 10% डिस्काउंट अगर आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, और आप काफ़ी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं इस कोड को यूज़ करके। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करता है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है ये काफ़ी बार मेंस में शॉर्ट नोट में आ जाता है, नंबर ऑफ टाइम प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जुडिशरी एग्जाम की जब हम बात करें या कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जाम है वहाँ पे ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब भी हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन है विद फंडामेंटल राइट्स, उनको वॉइड करार कर दिया जाएगा। जैसे ही आप आर्टिकल 13 का क्लोज 1 देखते हैं तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, और क्लोज 2 देखते हैं तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे पहले इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लॉ थे जो ब्रिटिश इंडिया के लॉ थे, वो ऑलरेडी चल रहे थे। जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे, ऐसे काफ़ी सारे लॉज जो ऑलरेडी इन फोर्स थे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसका जो आर्टिकल नंबर 13 है वो ये कहता है जो भी लॉ इंडिया की टेरिटरी में चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, अगर वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर वो उनके इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉ उस इनकंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग उसको वॉइड करार कर दिया जाएगा। तो ये जो क्लोज 1 कहता है आर्टिकल 13 का और क्लोज 2 कहता है, इन्हीं रीजन की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एक आप कह सकते हैं इजाद हुआ। बिल्कुल एक ये जो मेथड है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये एक मेथड है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस के अंदर, कि जो लास्ट में की जो वॉइड वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकल 13 क्लोज 1 के अंदर, उस वॉइड वर्ड को इंटरप्रेट किया गया बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आती है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जब भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लग जाना किसी चीज के ऊपर। आपने देखा भी होगा कई बार जो सूर्य होता है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, आप सन मान लीजिए इसको, दिस इज ए सन, ठीक है, इसके सामने जब मून आ जाता है, एक इसके सामने ये मून आ जाता है, ठीक है, दिस इज मून बेसिकली, तो हम कहते हैं कि ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स हो गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, ये उसी प्रकार से काम करता है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है, जो भी लॉ, फॉर एग्जांपल ये एक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले आपका इंडिया में लागू था, अप्लाई था, चल रहा था। जैसे ही भारत का संविधान आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैं कहता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, यहाँ पे एंट्री होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट 3 है आपका जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो भारत के संविधान के आने से पहले लागू था इंडिया के अंदर, ये वो वाला लॉ है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया है, तो आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा लॉ, जैसे ये हमारा ये जो लॉ है, अगर ये लॉ भारत के संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट होगा तो इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि काफ़ी सारे ऐसे लॉ हैं ब्रिटिश इंडिया के जिनको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाद की डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को फर्स्ट टाइम बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंदर यूज किया गया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स काम कैसे करती है? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या काम करती है बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कर रही है, जैसे ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसे ही भारत का संविधान आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, इस लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट हो गए फंडामेंटल राइट्स के।
तो अगर जब इनकंसिस्टेंट हो गए तो आर्टिकल 13 कहता है कि ये लो जो है आपका, इसको आप वॉइड डिक्लेयर कर देंगे हम। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये कहती है कि नहीं, वॉइड डिक्लेयर ना करें। आप एक काम कीजिए, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इसको ओवरलैप कर लेगा, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। जैसे आप मान के चलिए दिस इज सन, ये सूर्य है, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मून है, मतलब शेडो डाल लेगा। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको ओवर शेडो कर लेगा, एक्लिप्स्ड कर लेगा। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा जो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था उसको एक्लिप्स कर लिया गया, उसको ओवर शेडोड कर दिया गया। कहने का मतलब ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये कहती है कि आप उस लॉ को वॉइड एब इनिशियो मत डिक्लेयर कीजिए, बस आप एक काम कीजिए, उस लॉ को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दीजिए, मोरिबंड कंडीशन में उसको डाल दीजिए। मोरिबंड, MORIBUND, मोरिबंड कंडीशन का मतलब होता है कि उस लॉ को एनफोर्स नहीं किया जाएगा, उस लॉ को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंशन में रखा जाएगा, जब तक उस लॉ के जो प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं, उन प्रोविजन को चेंज ना कर दिया जाए या फिर फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट ना कर दी जाए। तो ये है आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा। कोई भी एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो पहले से एक लॉ था, ठीक है, इस लॉ के अंदर जो प्रोविजंस थे, भारत के संविधान के आने के बाद आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इनको वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के अंदर कि नहीं, आप डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को यूज करो और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इसको ओवरशैडो कर लेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स इसके ऊपर आ जाएंगे, और जो आपका प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, उसको मोरिबेंड कंडीशन में आप रखें। इट इज ओवरशैडोड और एक्लिप्स्ड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसको आप लंबे समय से यूज नहीं करते, तो वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, उसको बंद नहीं किया जाता, वो डोरमेंट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो इसी प्रकार से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स काम करती है। तो इसके अंदर जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूं। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बेसिकली जो लॉज हैं जिनको आप वॉइड डिक्लेयर करना चाह रहे थे, आर्टिकल 13 को यूज करते हो, उनके वैलिडेशन के बारे में बात करती है। इट प्रोवाइड्स फॉर वैलिडेशन ऑफ वॉइड लॉज। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लॉ which violates fundamental rights is not void ab initio but becomes unenforceable। आप उस लॉ को जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उसको आप वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर ना करें, उसको अनएनफोर्सेबल छोड़ दीजिए, उसको एक मॉरिबेंड कंडीशन में डाल दीजिए। मॉरिबेंड कंडीशन मतलब उसको सस्पेंड कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग, डोरमेंट कंडीशन में उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करें, ओवरशैडोड कर रहे हैं, परछावा उसका डाल रहे हैं, ग्रहण लगा दे रहे हैं कि भाई अब हम आ गए हैं। जैसे सूर्य के सामने जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी नहीं आती है, तो इसी प्रकार से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को समझाया जा रहा है कि जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जो पुराने लॉ थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पुराने लॉ का जो इफेक्ट है उसको नहीं आने दे रहा, उसको सस्पेंड करके रख रहा है। आप हमेशा देखिएगा जब भी सूर्य उदय होता है, जिस दिन ग्रहण लगना होता है, सूर्य निकलता है, ठीक है, हल्का सा निकलेगा, और जैसे ही ग्रहण लगता है उसके ऊपर चंद्रमा आके उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रकाश है, जैसे ये यहाँ पे मून आ गया, अब मून जो इसके सामने आ जाएगा, और जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश आना था, जो उसके इफेक्ट आने थे, उसको ये सस्पेंड कर देता फॉर द टाइम बिंग। जब तक एक्लिप्स है, जब तक ये शेडो ओवर शेडो करके रखता है, तब तक के लिए होल्ड पे चला जाता है। वैसे ही आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो आपके लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उनको ओवर शेडो कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, फॉर द टाइम बिंग उनको सस्पेंड करके रखा जाता है। तो यहाँ पे बीकाजी नारायण वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो सिर्फ आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होगी, जो भारत के संविधान आने से पहले के लॉ हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ आया जिसका नाम था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का केस आया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनके ऊपर भी आप कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो अंबिका वाला केस था, ये स्टेट ऑफ गुजरात अंबिका मिल्स, इसके अंदर जो माइनॉरिटी ओपिनियन आया था, माइनॉरिटी ओपिनियन में ये कहा गया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है
वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन ओनली अगेंस्ट नॉन सिटीजन्स। जो नॉन सिटीजन है उन्हीं के ऊपर आप डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को यूज कर सकते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल भारत के संविधान आने से पहले के जो कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो लॉज हैं उनके ऊपर भी एक माइनॉरिटी ओपिनियन था अंबिका मिल्स के अंदर, और आपका जो केस था दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके अंदर ये आपका ओपिनियन था। लेकिन अगर प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होती है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे होती है, या दोनों पे होती है, या किसी पे भी नहीं होती, तो प्री के लिए आपका आंसर रहेगा ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर अप्लाई होती है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर अप्लाई होती है लेकिन सिर्फ अगेंस्ट नॉन सिटीजन्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल पाठशाला को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और मुझे पर्सनली आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेयर एक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन सीखना चाहते हैं, तो आइए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।